हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग के लिए कूलॉम्स लॉ लेकर के आया हूँ। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस हम लोग शुरू किए थे और आज फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के दो क्लासेस जो मैंने लिया था उसकी मैं कुछ बात अगर करूँ तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने वैसे फर्स्ट लेक्चर किसी भी चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है जिसमें उस चैप्टर के बारे में बताया जाता है, तो वैसे ही क्लास था फर्स्ट क्लास जिसमें चार्ज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हम लोग किए थे कि कहाँ सबसे पहली बार चार्ज का देखा गया, फोर्स देखा गया, अट्रैक्शन रिपल्शन की बात देखी गई, नेचर के बारे में बात किया गया, कैसे सीक्वेंस आगे बढ़ते गए और आज हम लोग इतने एडवांस स्टेज पे हैं कि बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं चार्ज के बारे में। सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल याद आ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात हुआ था। चार्जिंग बाई इंडक्शन भी तुम लोग को मैंने सेकंड लेक्चर में ही बताया था। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टू लेक्चर जो कि बहुत बेसिक था, बहुत एक इंट्रोडक्टरी क्लास के तौर पे कहा जा सकता है, द वेरी फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। Now this is the third lecture and this is very important lecture क्योंकि आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही शानदार नियम पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार नियम जिसका नाम है बच्चों कूलॉम्स लॉ। ये सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, तुम्हारे क्लास 12th की फिज़िक्स का नहीं बच्चों, ये पूरी फिज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। हमें सिर्फ इसको इससे नहीं पढ़ना है कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना, बल्कि एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। एक फिज़िक्स के स्टूडेंट होने के नाते हमको ये इसलिए पढ़ना है कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है नेचर का। हम सब जानते हैं कि हमारा नेचर जिन सेट ऑफ लॉस पे वर्क करता है, जो मैकेनिज़्म है हमारे नेचर के फंक्शन करने का, वही हम सब कुछ फिज़िक्स में पढ़ते हैं बच्चों। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th में पढ़ते हैं हम लोग। वैसे ही कह सकते हो कि ये भी कूलॉम्स लॉ बहुत अच्छा एक लॉ है और ये हमको बताता है कि हमारा जो नेचर है वो कैसे फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा, सिलेबस में है, पढ़ना है, ये है वो है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमको इसको इसलिए भी पढ़ना चाहिए, दिस इज़ वेरी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर on which our nature, our beautiful nature does work। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो चलो शुरू करें फिर। चलो, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम इज़ एक फ्रेंच फिजिसिस्ट है। इन्होंने कूलॉम्स लॉ दिया, या यूँ कहो कि हम लोग ये थोड़ा सा इसको अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँ मैं, तो हम लोग ये बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से, कि जो चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स लगता है। लाइक चार्जेस होंगे, रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे, अट्रैक्शन होगा। ये हम बहुत पहले से जान चुके थे कि इनमें फोर्स इंट्रैक्शन होता है चार्जेस के बीच में। इस इंट्रैक्शन का, इस फोर्स का एक कह सकते हो मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा कि दो चार्जेस के बीच आपने कह दिया कि इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, फोर्स है। ये फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या इसके पीछे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा? क्या ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तहत वर्क करेगा? ये सब हमको पता चला इस लॉ के वजह से, एंड दैट वाज गिवन बाय अ वेरी फैंटास्टिक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम था कूलॉम। तो अब इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस इक्विपमेंट डिज़ाइन किया और अलग अलग मेटालिक स्फीयर लिए जिनमें अलग अलग चार्जेस को रखा, उनके बीच के सेपरेशन को बार बार चेंज किया, चार्ज को फिक्स करके सेपरेशन को चेंज करके देखा, सेपरेशन को फिक्स करके चार्ज को बदल के देखा। तो काफ़ी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन्होंने एक लॉ जनरेट किया। वो लॉ हमको ये बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जो एक्ट करता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा।
यही हमारा कुलोम्ब्स लॉ है, दैट्स इट। कि हम जो फोर्स जानते हैं चार्ज पार्टिकल के बीच में, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट कुलोम्ब्स लॉ। ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इस लॉ की इंपॉर्टेंस की बात तो मैंने बता दी कि बहुत फिजिक्स का ही फंडामेंटल लॉ है और नेचर का हमारा फंडामेंटल लॉ है जो हमको पढ़ना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हमारे एग्जाम में आएगा, है ना। और अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात करोगे तो कुलोम्ब्स लॉ एक बहुत ही अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत अलग अलग वैरायटी के, बहुत ढेर सारे वैरायटी के सवाल बनते हैं। हम लोग सभी सवालों को डिस्कस करेंगे, मगर हम लोग वहाँ तक पहुँचने से पहले चीज़ों को देखेंगे कैसे बात शुरू होती है, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत शानदार होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आज हम लोग पहले बात करेंगे कुलोम्ब्स लॉ होता क्या है, कुलोम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल्स तो इसके काफ़ी दिन तक चलेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलो फिर शुरू किया जाए। चलो, तो कुलोम्ब ने एक बात कहा कि मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, इसमें एक बात और मानी गई कि मान लो मैंने कहा बेटा कि ये दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, मान लो हमने कहा दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और उनको r डिस्टेंस पर मैंने वैक्यूम में रख दिया। अभी वैक्यूम की बात करते हैं, मीडियम में से कुछ भी हो सकता है, लेट अस स्टार्ट विद वैक्यूम। तो मैंने दो पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, उनको मैंने वैक्यूम में r डिस्टेंस पर बच्चों रखा है। पॉइंट चार्ज क्या होता है और क्यों पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए, तो कुलोम्ब ने एक बात कहा था कि हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्मूला अभी पढ़ेंगे उसमें एक बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जिन चार्जेस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए। अब पॉइंट के फॉर्म में का मतलब ये हुआ कि इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका जो साइज़ है, इनका जो लीनियर साइज़ है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये दोनों चार्ज स्फीयर के फॉर्म में है, स्फीयर है ना, स्फीयर के फॉर्म में है, तो इन स्फीयर का जो रेडियस होगा वो रेडियस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बच्चों बहुत छोटा होना चाहिए। या यूँ कहो कि जो स्फीयर्स के रेडियस है, किसी स्फीयर का जो लीनियर डायमेंशन होगा उसका क्या मतलब हुआ, डायमीटर हुआ, रेडियस हुआ, यही मतलब हुआ। तो स्फीयर्स का जो लीनियर डायमेंशन है, रेडियस, उसके कंपैरिजन में जो स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये एक इसमें कंडीशन जोड़ी गई है ना, क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो जब स्फीयर के लीनियर साइज़ के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को पॉइंट के रूप में देखेंगे। अगर तुमसे कोई चीज़ बहुत दूर चली जाए तो उसका जो भी साइज़ हो, वॉट एवर इट्स साइज एक्चुअल इज़, वो तुमको पॉइंट के फॉर्म में ही दिखाई देगा। एक्चुअल वो क्या है वो तुमको दिखाई थोड़ी पड़ेगा अगर साइज़ बहुत अगर डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए तो डिस्टेंस बहुत बड़ी करने का कहने का यही मतलब है कि दोनों जो चार्जेस हैं बेटा वो पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर मैं तुमको ये दो बात कहूँ कि कुलोम्ब्स लॉ के लिए हमको दो बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है, तो पहली बात उसमें से ये याद रखना कि जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चार्ज क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए। पॉइंट चार्ज की बात यहाँ पे होती है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज मैं तुमको बता दिया। पॉइंट चार्ज जैसी एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती कि ये चीज़ पॉइंट चार्ज है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी चार्ज एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो ये बातें कुलोम्ब ने कही कि जिन दो चार्जेस को ले रहे हो, जिन दो, एक्चुअली कुलोम्ब ने जब ये फॉर्मूला गढ़ा था, बनाया था, तो उन्होंने जो स्फीयर्स, उन्होंने स्फीयर्स ही लिए थे, उन्होंने दो स्फीयर्स लिए थे, उन पे चार्ज को बदल बदल के इस फॉर्मूले को जनरेट किया था। तो व्हेन ही टुक टू स्फीयर्स ही मेड श्योर कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को पॉइंट के फॉर्म में देखे, है ना। तो पहली बात जो लॉ है वो शुरू करने से पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जो
चार्जेस होने चाहिए वो पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। एक दूसरे को पॉइंट के फॉर्म में ही उनको ऑब्जर्व करना है, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो पॉइंट के फॉर्म में एक दूसरे को समझे देखें। दूसरी बात कि जिन दो चार्जेस को हम कंसीडर कर रहे हैं वो स्टैटिक चार्ज होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, मोशन में नहीं होने चाहिए। दे शुड बी एट रेस्ट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने तो पहले ही कहा था इस सेक्शन में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन में हमको जो भी पढ़ना है हमको चार्ज को रेस्ट में रख करके ही पढ़ना है। चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का इफेक्ट, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का फोर्स, पोटेंशियल, सब कुछ पढ़ेंगे, मगर वो चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, मोशन में नहीं। मोशन में होगा तो बातें बहुत कुछ बदल जाती हैं, वो भी पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैंने बताया था, उसका बाद जब नंबर आएगा तब बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिन चार्जेस की बात कर रहे हैं उनको रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट में रख दिया मैंने। तो इन दो बातों को ध्यान रखेंगे हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द कूलम्ब्स लॉ। वी मस्ट नो दैट कि दो जो चार्ज होने चाहिए वो आपस में रेस्ट में होने चाहिए और पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलो, तो मैंने दो पॉइंट चार्जेस लिया Q1 Q2, उनके बीच के डिस्टेंस R मैंने मान ली। ये दोनों चार्ज Q1 Q2 रेस्ट में है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मोशन का नहीं हो रहा है, दे आर केप्ट इन वैक्यूम। ठीक है, मैंने वैक्यूम की बात अभी कर रहे हैं। हम जानते हैं बहुत दिनों से, बहुत पहले से कि चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अब उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कूलम्ब्स ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स निकाले। ये निकाले कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा, व्हाटएवर जो भी हो, वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात तो ये कूलम्ब ने देखी, ऑब्जर्व की और बताई कि भाई ऐसा होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जिन दो चार्जों के बीच की आप बात कर रहे हैं, जिन दो चार्जेस के बीच आप फोर्स निकालना चाहते हैं, उनके बीच जो फोर्स अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी हो, वो उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, ड्रास्टिकली घटेगी, 1/r² के फॉर्म में घटेगी। ये दो ऑब्जर्वेशन कूलम्ब भाई साहब ने अच्छे से हमको देख ताक करके बताया कि देखो ऐसा ऐसा होता है। ऐसा करने में उनको बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े होंगे, किया भी था उन्होंने। जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि डिस्टेंस फिक्स कर दिया दो स्फीयर के बीच में, तो चार्ज को वेरी करा करके इस पॉइंट पर पहुँचे कि भाई फोर्स चार्ज के साथ ऐसे बदलता है। फिर चार्ज को फिक्स कर दिया तो डिस्टेंस को बदल बदल के चेक किया और इस ऑब्जर्वेशन पर पहुँचे कि फोर्स ऐसे बदलता है। ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसे ऑब्जर्वेशन करने का तरीका होता है, एक फिजिसिस्ट ऐसे काम करते हैं। तो ये दो चीज़ें कूलम्ब ने बताई कि भाई जो फोर्स है वो चार्ज पर, उनके बीच के डिस्टेंस पर कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वी कैन से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mod Q1 mod Q2 बाई r²। ऐसा कह सकते हैं हम लोग, दोनों को मिला दिया जाए तो वी कैन से कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू mod Q1 Q2 बाई r²। अब ये जो बीच में प्रोपोर्शनलिटी साइन है बेटा, जब ये हटेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पे कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो इस रिलेशन को कंप्लीट करेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए वी राइट सम कांस्टेंट, लेट अस दैट कांस्टेंट इज k mod Q1 mod Q2 बाई r²। तो मैंने वहाँ पर कांस्टेंट डाल दिया विच इज़ k। ठीक है, k इज कांस्टेंट।
अब के कैसा कांस्टेंट है, किस बात पे डिपेंड करेगा, कैसे इसकी वैल्यू पता करेंगे, ये है क्या, कहाँ से आ गया। तो बहुत सिंपल भाषा में अगर तुमको बताऊं तो ये जो के है कांस्टेंट, वो दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। द कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। मीडियम को तुम चेंज करोगे, अकॉर्डिंगली कांस्टेंट के की वैल्यू तुम्हारी चेंज करती जाएगी। हम लोग वैक्यूम की बात अभी किए हैं, तो हम लोग वैक्यूम के लिए के की वैल्यू पढ़ेंगे अभी, वरना अलग अलग मीडियम के लिए के विल हैव डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो वी शुड राइट हियर के इज अ कांस्टेंट that depends on the medium between the charges। यहाँ पर के एक कांस्टेंट है जो उन चार्जेस के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, एयर है, हालांकि एयर इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वैक्यूम, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एयर वैक्यूम सेम ही है, मगर प्रैक्टिकली हम दोनों को सेम मान के चलते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा देखेंगे भी, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट। तो वैक्यूम है तो के की वैल्यू कुछ और होगी। अगर दो चार्जेस के बीच का मीडियम वाटर है, पानी के अंदर दो चार्ज को तुम रख दिए हो और पानी के अंदर उनके बीच फोर्स निकाल रहे हो, के की वैल्यू कुछ और होगी। तो अलग अलग मीडियम के हिसाब से बच्चों के की वैल्यू चेंज करती जाएगी। ये सब भाई साहब ने, कुलॉम भाई साहब ने सब चेक करके बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। इफ़ यू चेंज द मीडियम द फोर्स विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो विद के इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। हर अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल वैक्यूम पे ही अपना पूरा दिमाग लगाते हैं कि दो चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम हो तो कूलॉम फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोग के की जो वैल्यू पढ़ेंगे समझेंगे, अभी फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग वैक्यूम की ही बात करेंगे। अगर मीडियम बदलेगा तो उसके हिसाब से हमको क्या करना होगा वो तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो बट बिफोर गोइंग टू दैट वन, इसको आप लोग कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो ताकि मैं आगे चल सकूँ। जल्दी करना, चलो। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कर लिया होगा। आगे चलता हूँ मैं, चलो। सो ये फॉर्मूला हमको मिलेंगे, बट एफ इज इक्वल टू के मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आई स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ इफ the medium is nothing but our all time favorite vacuum। ऑल टाइम फेवरेट हमेशा वैक्यूम की बात करते हैं हम लोग कि वैक्यूम में होगा तो ये होगा। सो इफ द मीडियम इज वैक्यूम, अगर मीडियम वैक्यूम हो तो उस कंडीशन में जो बेटा के की वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज समथिंग लाइक दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या चीज़ लिखी गई है। तो वेयर मीडियम इज़ वैक्यूम, ये जो कांस्टेंट के है ये एक डिफरेंट रूप में हमारे सामने आता है, एंड दिस के हैज़ वैल्यू 1/4 पाई। इस सिंबल को बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन तुमको पता होगा, ये है ऐसे, दिस सिंबल इज कॉल्ड एप्सिलॉन, ठीक है। जिन लोगों को सिंबल ये नहीं पता, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, जान लें इस सिंबल को बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये क्या हो तो उसकी बात हम लोग करेंगे भी। तो दिस के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम। 4 इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, पाई इज ऑल्सो न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये थोड़ा सा हम लोगों को
बात करनी होगी इस पर। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट बेटा एक कांस्टेंट है। क्या अब ये एक नया कांस्टेंट कहाँ से आ गया? अब तक तो के की बात की, तब ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया? कहाँ से आ, देखते हैं अभी। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, इस ये कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम की परमिटिविटी या फ्री स्पेस। अब ये क्या होता है? पहली दफ़े इसका नाम सुन रहे, परमिटिविटी। भाई वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है? वैक्यूम तो कुछ होता नहीं है, तो वैक्यूम की परमिटिविटी से क्या मतलब है? सुनो, बहुत सिंपल सी भाषा में तुमको बताओ परमिटिविटी होती क्या है। देखो, हम जब कूलॉम ने ये जब लॉ बना रहे थे, इसको कह सकते हो फॉर्मेशन कर रहे थे, इसका अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी देखा कि भाई अलग अलग मीडियम में जो चार्जेस का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट वैक्यूम में जैसे करेंगे उतने ही डिस्टेंस पर वाटर में नहीं करेंगे। द इंटरेक्शन विल बी चेंज्ड। चार्ज वही हो, डिस्टेंस वही हो, लेकिन मीडियम बदलने से जो चार्ज का इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब फोर्स बदल जाता है। जितने फोर्स से रिपेल अट्रैक्ट कर रहे थे वो बदल जाएगा अगर मीडियम को चेंज कर दिया जाए तो। यानी कि मीडियम में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उनके बीच लगने वाले फोर्स को, इंटरेक्शन को प्रभावित करे, अफेक्ट करे। वो क्या क्वालिटी होगी? वो किसी मीडियम की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करे, प्रभावित करे, घटा दे, बढ़ा दे, वॉटेवर जो भी है। उसी प्रॉपर्टी को, मीडियम के उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पर वैक्यूम की बात की तो मैंने वैक्यूम लिखा है। तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम का हो सकता है। हर मीडियम का अपना डिफरेंट परमिटिव होता है। वैक्यूम हैज़ गॉट इटसेल्फ कि इसकी क्या वैल्यू होती है परमिटिविटी की बात करें उसकी भी हम लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमसे कोई पूछता है कि भाई परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम तुमने बोल दिया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तुमने कह दिया, होता क्या है? तो तुमको बस इतना सा जवाब देना है, या खुद से अगर मन में प्रश्न है कि भाई ये क्या होता है, तो खुद से तुम्हें खुद को समझाना होगा कि भाई ठहर जाओ, सुनो, मत घबराओ। परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि हर मीडियम में चार्जेस का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज के इंटरेक्शन को इफेक्ट कर देती है, ठीक है, जिसके वजह से चार्ज अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग मीडियम में। भाई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो मीडियम की होगी, वरना मीडियम चेंज करने पर फोर्स की वैल्यू क्यों बदलती? मीडियम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो ज़रूर होगी जो इस फोर्स को कंट्रोल कर रही है, घटा रही है, बढ़ा रही है। तो मीडियम की उस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया बेटा परमिटिविटी। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, क्योंकि हमने मीडियम क्या मान लिया है? वैक्यूम। अगर मीडियम मेरा कुछ और होगा, वाटर होगा, वॉटेवर कुछ और होगा, तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम की बात करेंगे। अगर मान लो हमको निकालना होगा इन चार्जेस के बीच फोर्स, वैक्यूम में नहीं एयर में निकालना होगा। एयर को हम लोग वैक्यूम के बराबर बोल देते हैं, है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मगर एकदम आइडेंटिकल तो नहीं होता, हम सबको पता है। तो जब एयर होगा तो एयर की अपनी वैल्यू होगी परमिटिविटी की, तो यहाँ पर एयर की परमिटिविटी रखी जाएगी। अगर चार्जेस के बीच में वाटर मीडियम है, पानी के अंदर दो चार्जेस को तुम ले गए हो, पानी के अंदर उनके बीच का फोर्स निकालना चाह रहे हो, तो ये जो बीच का मीडियम होगा वहाँ तुमको पानी है, तो यहाँ पर तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात होगी। तो अलग अलग मीडियम के अलग अलग परमिटिविटी होगी एंड इट इज़ अ फेयरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। इसके बारे में और बात हम लोग अभी करेंगे आगे कि इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, इसके बेसिस पर हम लोग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कैसे करेंगे, अभी हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट फिलहाल अभी कूलॉम्स लॉ पर हम फोकस करना चाह रहे हैं, तो परमिटिविटी बहुत ज़्यादा एंटर नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, है इसके बारे में बात हम लोग करेंगे अभी। फिलहाल इट इज़ सम कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द पर्टिकुलर मीडियम। यहाँ पर मीडियम वैक्यूम था तो मैंने लिखा है एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस।
एंड इट हैज़ गॉट अ सर्टेन वैल्यू बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी होती है। तो बेटा जो एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट्स में इसकी जो वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हर अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। अगर वाटर होगा मीडियम तो यहाँ पर वाटर की परमिटिविटी कुछ और होगी। हमको सबकी परमिटिविटी याद नहीं रखनी है, वैक्यूम को याद कर लो बस काम हो जाएगा। बाकी का आएगा तो मैं उसका हमको तरीका पता होगा कैसे में करना है, या तो दिया रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हैज़ गॉट वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, तुमको इसका याद होना चाहिए। इसका डायमेंशन बड़ा तेज पूछा जाता है, तो कोशिश करना आज सब लोग, मैंने यूनिट इसका लिखा है, आप लोग इसका डायमेंशन लिखोगे और मुझको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका डायमेंशन सर मैंने पता किया ये होता है। ठीक है, ये तुम्हारा टास्क रहेगा, मुझको इसका आंसर चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसकी वैल्यू ये होती है। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, और 4 तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है ये, तो सारी नोन वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको रख दूं तो यहाँ पर पे देयरफॉर जो बटा k की वैल्यू आती है, जिस कांस्टेंट की बात मैं कह रहा हूँ, जो k की वैल्यू आती है वो ये आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख करके कैलकुलेट करूँ तो k हैज़ गॉट दिस मच वैल्यू। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k जो भी वैक्यूम के लिए है, जो हमको पता होना चाहिए। अगर वैक्यूम के अलावा कुछ और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज करेगी। वो चेंज वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो k की वैल्यू भी चेंज होकर के आएगी, जो यहाँ पर कुछ और हो सकती है। दिस इज़ ओनली फॉर द वैक्यूम, आई रिपीट। ठीक है, तो ये दो वैल्यू याद रखना। अब अगर इस k को इस फॉर्म में मैं यहाँ पे रख दूँ तो कूलॉम्स लॉ का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। Therefore, the force between two point charges in vacuum F is equal to, मैं इस k की वैल्यू को इतना जान चुका हूँ तो वहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 मॉड q2 बाई r स्क्वायर। ये बच्चों कूलॉम्स लॉ का एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स करते वक्त। दिस इज़ द कूलॉम्स लॉ, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके तुमको देगा। ये इसका फॉर्म है, यही बस कूलॉम का नियम है कि दो चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगता है, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। हाउ डू वी कैलकुलेट दैट फोर्स, इट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अगर मीडियम चेंज करेगा तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब चीज़ हर मीडियम में सेम रहेगी। अगर मीडियम बदला तो उस मीडियम के परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ रखो एंड कैलकुलेट द फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। बट फोर्स का जो एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है, जो रूप है, वो तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो ये हमारा कूलॉम लॉ है जो हमको फोर्स निकालने के लिए एक सहूलियत देता है कि हम ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी बात हम हमेशा करते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, जब से हमारा चैप्टर शुरू हुआ तब से लेकर अब तक। अच्छा, बट ये दो कंडीशन रखना कि भाई पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और स्टैटिक होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है मैं तुमको बता दिया है ना, और स्टैटिक तो वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अब हमें इसमें एक चीज़ और पढ़नी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, बच्चों को बहुत तकलीफ भी उससे होती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी देखना, बहुत हंसते खेलते उसको समझ जाओगे। वो होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, भाई फोर्स है। अच्छा, एक बात और तुमको बता दूँ मैं,
फोर्स देखो वेक्टर क्वांटिटी है, हम सबको पता है। तो जब तक इसके डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बात को अधूरा ही मानेंगे। तो बेटा जो कूलॉम फोर्स होता है, चार्जेस का जो फोर्स होता है, वो उनको मिलाने वाला लाइन जो देख रहे हो, ये लाइन जो देख रहे हो ना, ये इस लाइन के अलोंग ही रहेगा। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है कूलॉम्स लॉ में, वो उन 2 चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही रहेगा, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, ठीक है। बट सिर्फ इतना कह देने से कि चार्ज जो फोर्स है वो लाइन के लॉन्ग रहेगा, हमारा काम खत्म नहीं होता। हमको बाकायदा इसका वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाना होगा कि अगर हमको डायरेक्शन निकालना हुआ किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम कैसे फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हमको उसके वेक्टर फॉर्म से ये बात पता चल जाती है। एक बात और, यहाँ मॉड लिखा है तो इस फॉर्मूले में हम चार्ज की कभी साइन यूज़ नहीं करेंगे। वी ऑलवेज पुट देयर मैग्नीट्यूड्स, उनमें प्लस माइनस की बात हमको नहीं करनी है, केवल चार्ज की वैल्यूज़ पुट करो एंड कैलकुलेट द फोर्स। वेक्टर फॉर्म की बात आएगी तब थोड़ी बात बदलेगी, बताऊंगा अभी, बट अभी मैं सिर्फ इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो तुमको चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही यूज़ करना है, उनके प्रॉपर साइन प्लस माइनस की बात फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं करनी है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, दैट्स इट, सिंपल। डायरेक्शन अभी तक फिलहाल इतना जानो कि अलोंग द लाइन होगा। अब एग्जैक्ट किधर होगा हम लोग अभी समझ जाएंगे व्हेन वी स्टार्ट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसको कॉपी कर लो जल्दी से ताकि मैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म तुमको तुम्हारे सामने रख सकूं, है ना। डू इट फास्ट। और ये एप्सिलॉन नॉट का मुझको डायमेंशन चाहिए, इसका डायमेंशन सबको मुझको बताएंगे कि भाई इसका डायमेंशन क्या होता है। ओके, सो यू मस्ट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई गेस्ड दिस। तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ इसके वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। अभी तो कूलॉम्स लॉ शुरू हुआ है, देखो तो अभी कहाँ तक जाता है ये, अभी हालत ख़राब देखो कर देगा ये, है ना। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ाने में, और उससे भी मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और ऑफ कोर्स तुमको आएगा, आ भी रहा होगा, ज़रूर आएगा। और जब इसके न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे तब तो क्या कहना, एकदम इसमें झूम जाओगे, इतना ये शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हम अब तुम लोग को बताने जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे जिससे हम लोग को फोर्स की मैग्नीट्यूड ही नहीं, फोर्स का हमको डायरेक्शन भी पता चल जाए, ऐसा फॉर्मूला बताइए। तो वैसा फॉर्मूला देखो कैसे निकालते हैं। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पर पे एक ओरिजिन लेता हूँ, दिस इज ओरिजिन। एक हमने पॉइंट लिया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही मैं सारी बातें करने वाला हूँ। कौन सा चार्ज कहाँ है, फोर्स किधर है, किस डायरेक्शन में जाएगा, सारी बातें इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही होंगी। तो आई टुक अ पॉइंट ओ एज द ओरिजिन। मैंने माना कि एक चार्ज, पॉइंट चार्ज इज Q1 हियर, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज बेटा मैंने मान लिया Q2 इज हियर, ठीक है। ये तुम्हारा Q2 चार्ज है और ये हमारा Q1 है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही सारी बातें होंगी मैंने कहा। तो मान लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस चार्ज Q1 का, इस चार्ज Q1 का बेटा पोजीशन वेक्टर है R1, ये R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, ठीक है।
R2 क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सारी बातें वेक्टर के फॉर्म में होंगी। कौन सा चार्ज कहाँ पर पे है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, ये सब हमको बात करना होगा वेक्टर के फॉर्म में। तो मान लिया कि ये जो दूसरा चार्ज Q2 है उसकी पोजीशन वेक्टर है बेटा R2, इसकी R2 पोजीशन वेक्टर है और डायरेक्शन है तुम्हारा O से Q2 की तरफ, दिस इज R2। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि चलो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज R। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने R मान लिया। अच्छे से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत धीमे धीमे बताऊंगा मैं, ताकि सब बच्चों को समझ में आए। जो बिल्कुल वेक्टर नहीं जानते, पोजीशन वेक्टर नहीं, उनको ही बात समझ में आ जाएगी, तो बहुत धीमे धीमे बात समझना। मैंने ओरिजिन लिया, एक चार्ज Q1 लिया, चार्ज Q1 की पोजीशन मैंने R1 मान ली ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। दूसरा चार्ज Q2 लिया, Q2 की पोजीशन मैंने R2 मान ली, वो भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इनके बीच की सेपरेशन R मान लिया, जो इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए कूलॉम्स लॉ के जो कंडीशन है उसके हिसाब से। अब बच्चों यहाँ पर हम कुछ वेक्टर्स डिफाइन करेंगे डायरेक्शन के साथ। तो सपोज दैट मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ R21। R21 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज फ्रॉम Q1 टू Q2। Q1 से Q2 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ होगा, लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। तो दिस इज योर R21, R21। ठीक है, R21 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है विच इज लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, एक वेक्टर समझ गया क्या? अब दूसरा वेक्टर मैं डिफाइन करता हूं बच्चों R12। R12 इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। Q2 से Q1 की तरफ मैं एक दूसरा वेक्टर डिफाइन करता हूँ, चलो दैट वेक्टर इज R12। ठीक है, दोनों वेक्टर में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। R21 की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है और R12 की डायरेक्शन बेटा Q2 से Q1 की तरफ है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि इस हिसाब से R12 इज इक्वल टू माइनस R21 होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में रिलेशन होगा ये। हाँ, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। मॉड ऑफ R21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R12। इसी को मैंने क्या डिनोट किया है फिगर में, इट इज R21 की लेंथ R12 की लेंथ इक्वल है, दोनों को मैंने R बोल दिया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वी कैन राइट डाउन लाइक दैट, कह सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ, बहुत आराम से धीमे धीमे शांत दिमाग समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस वेक्टर को देखूं, ये है देखो बेटा R1 है ना, और ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला मैं Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हूँ, तो Q1 से Q2 की तरफ वेक्टर कौन सा बेटा R21 है ना, और ये कौन सा वेक्टर है R2। तो वेक्टर एडिशन ऐसे ही करते हो ना कि पहले एक वेक्टर खींचा, फिर दूसरा वेक्टर खींचा, फिर दोनों को ऐसे मिला दिया, तो क्या बोलते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इसको क्या बोलते हो बेटा, वेक्टर ए प्लस बी बोलते हो, इन दोनों का एडिशन। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए प्लस बी, इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो दिस विल बी वेक्टर ए प्लस बी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को अप्लाई करूँगा तो विल गेट वेक्टर R1 प्लस मैं Q1 से Q2 जा रहा हूँ, तो दिस इज वेक्टर R21, R21 इज इक्वल टू दिस वन विच इज वेक्टर R2, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों तुमको लेके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमको ये R21 मान लो गिवन नहीं है, हमको केवल Q1 Q2 की पोजीशन पता रहेगी। वेक्टर फॉर्म मतलब क्या कि Q1 का पोजीशन Q2 का पोजीशन दिया है,
बीच का डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, वो तुमको सिर्फ कैलकुलेट करना होगा। अगर दोनों का पोजीशन पता है तो हम लोग बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको Q1 का पोजीशन पता है R1, Q2 का पोजीशन पता है R2, तो Q1 से Q2 की तरफ जाने वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसी का जवाब है R2 माइनस R1 करके। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझको R12 चाहिए तो R12 देखो बेटा R21 का माइनस है, डायरेक्शन ही बस अपोजिट है। तो R21 अगर ये है तो बेटा R12 क्या होगा जरा बताओ। R12 को हो गया सर इट इज़ R1 माइनस R2 कर दीजिए क्योंकि उसका निगेटिव है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना, ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है, ये जानना ज़रूरी इसलिए है कि अगर हमको Q1 Q2 की पोजीशन पता है, किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q1 Q2 की पोजीशन पता है, तो हम दो वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, एक जो Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हो और एक जो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा हो। ये दो वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं अगर सिर्फ Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर्स हमको पता है, तो ये ही बताने का मकसद है। यू कैन फाइंड अ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, दिस इज R2 माइनस R1। यू कैन फाइंड अ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, दिस इज R1 माइनस R2। तो अगर हमको R1 R2 की पोजीशन पता है तो हम Q1 से Q2 की तरफ जाने वाला वेक्टर और Q2 से Q1 की तरफ जाने वाला वेक्टर पता कर सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ। पता कर सकते हैं, बस वही मैं तुमको बता रहा हूँ। वी कैन फाइंड इट, क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगी। जब भी वेक्टर फॉर्म की बात होगी तो Q1 Q2 तुमको बेटा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ही दिया रहेगा, तो उनकी पोजीशन को यूज़ करके हम बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। इनकी ज़रूरत क्या पड़ेगी अभी समझ में आएगा आगे। अच्छा, अगर हमको ये फाइंड करना हो बेटा R21 यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर R21 के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो R21 के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? अगर उस वेक्टर के मॉड से हम डिवाइड कर दें। ये तरीका हम सबको पता है, किसी वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो R21 फाइंड कर सकते हैं हम लोग, R21 कैप फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट सिमिलरली वी कैन फाइंड R12 एज वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12 फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ वेक्टर्स हमको पता होने चाहिए बिफोर वी राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुछ वेक्टर्स का हमको मतलब अच्छे से पता हो जाना चाहिए, कौन सा वेक्टर किधर है, डायरेक्शन किधर है, R12 कैसे पता होगा, R21 कैसे निकालेंगे, ये सब हमको पता हो जाना चाहिए बिफोर आई राइट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमें कुछ बेसिक्स वेक्टर के बारे में पता हो जाना चाहिए जो तुमको मैंने यहाँ करके दिखाया है। ठीक है, मैं फिर से सबको ब्रीफली समझा दूँ। तो R1 पोजीशन था Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, R2 पोजीशन था Q2 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हमको Q1 Q2 का पोजीशन वेक्टर ही दिया रहेगा अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने दो वेक्टर डिफाइन किया, क्यों डिफाइन किया अभी आगे समझ में आ जाएगा। मैंने दो वेक्टर डिफाइन किया, एक Q1 से Q2 की तरफ जाने वाला जिसको मैंने क्या बोला R21, दूसरा वेक्टर डिफाइन किया जो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है जिसको मैंने डिफाइन किया R12। ठीक है, अगर भूल गया ऐसा रख लो, जो पहले लिखा होगा वहाँ जाना होगा, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से। तो R21 लिखा है तो मतलब 2 की तरफ जाना है 1 से, R12 लिखा है मतलब 1 की तरफ जाना है 2 से, भूलेगा नहीं। R21 2 की तरफ जाओ 1 से, R12 1 की तरफ जाओ 2 से। तो R21 एक वेक्टर होगा जो 1 से 2 की तरफ लीड करेगा, R12 एक वेक्टर होगा जो 2 से 1 की तरफ लीड करेगा। जो पहले लिखा होगा वहाँ तुमको जाना होगा, जो बाद में लिखा होगा वहाँ से। तो R21 2 की तरफ जाओ 1 से, R12 2 से जाओ 1 की तरफ। ऐसे समझ सकते हो कि किसी को कन्फ्यूज़न हो तो कि भाई ये क्या लिख रहे हैं आप। तो दो वेक्टर डिफाइन किया, Q1 से Q2 R21, Q2 से Q1 R12।
ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वही इनफैक्ट बच्चों Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं, तो उनके बीच का डिस्टेंस R हो गया। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये हमको पता ही है। वेक्टर लॉ से R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 बोल सकते हैं फॉलोइंग द बेसिक वेक्टर लॉ। तो वी कैन राइट डाउन दिस, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R21। क्योंकि मैं तुमको ये बता कि R1 R2 अगर पता हो, जो ही पता होगा, जो ही हमको पता होगा, तो R21 कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। तो R12 कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे। तो ये दोनों वेक्टर्स हमको पता हो, मेरे कहने का मतलब है, तो ये दोनों वेक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है इस रूल के हिसाब से। और उनके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हुआ तो उसका तरीका हमको पता ही है, वी कैन डू इट। तो ये बेसिक वेक्टर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस जग को जल्दी से नोट कर तुम लोग, तो हम उसका वेक्टर फॉर्म तुम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जल्दी। हो गया, चलो हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फटाफट हो जाएगा। नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिनको नहीं पता है वो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अब इसके वेक्टर फॉर्म की तरफ चल रहा हूँ। ओके, जब दो चार्जेस के बीच हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम दो चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ सकती है। एक कंडीशन तो ये आ सकती है कि दोनों चार्जेस बेटा पॉजिटिव हो। एक कंडीशन ये आ सकती है बच्चों कि दोनों चार्ज नेगेटिव हो। एक कंडीशन ये आ सकती है कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। मतलब जनरली दो किस्म के फोर्स काम करेंगे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। लाइक चार्जेस होगा तो रिपेल करेंगे, अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। हम जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे वो सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। रिपल्सिव होगा तो भी डायरेक्शन मिल जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो भी डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब अलग अलग चार्जेस के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले में सब तुमको पता चल जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म का कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस है, अच्छी बात है ये। बट हम चीज़ों को सिंपल रख के समझाना मेरी आदत है, बहुत चीज़ों को सिंपल रख के समझाता हूँ मैं एक काम करता हूँ कि इन दोनों चार्जेस को मैं शुरुआत में पॉजिटिव मान के चलता हूँ कि मैंने मान लिया बच्चों कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। मैं दोनों को पॉजिटिव मान करके इनके वेक्टर फॉर्म को लिखूँगा। लेकिन वो जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ये सही हो जाएगा, जब 1 प्लस 1 माइनस होगा तब भी सही हो जाएगा। मुझे तुमको समझाना है तो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा कि चलो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और फिर कूलॉम्स लॉ लिखूँगा। बट वो हर कंडीशन में सही हो जाएगा। कैसे देखना अभी, चलो देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ द फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई द चार्ज Q1। मैं लिख रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ द फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई द चार्ज Q1। मैं Q2 पर फोर्स निकालना चाह रहा हूँ Q1 फोर्स के वजह से, ये मानते हुए कि दोनों चार्ज क्या है बेटा पॉजिटिव है। दोनों चार्ज सेम नेचर के पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेम नेचर में नेगेटिव भी, मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो Q1 के वजह से मैं Q2 पर फोर्स के बारे में हमेशा दो बात ध्यान रखना बच्चों, कौन लगा रहा है, किस पर लग रहा है। हमेशा दो बात का ध्यान रहे, फोर्स लगाने वाला एक होता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला एक होता है। तो लगाने वाला कौन है यहाँ पर Q1, लग किस पर है Q2। तो Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ऑन Q2 बाई Q1, Q2 पर Q1 का फोर्स। बात समझ रहे हो, लगाने वाला Q1 है, लगने वाला कौन है Q2। तो फोर्स हमेशा इस बात को, अगर लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ाऊंगा 11th में इन वालों को, वहाँ अगर तुमको देखना हो देख सकते हो कि ये चीज़ कितना हमारा काम आसान कर। देखो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है,
अगर इसको उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। फोर्स के बारे में अगर तुम एक बात में बहुत अच्छे हो, पहचानने में फोर्स को बहुत तुम अच्छे हो, गुड फाइन। पहचाना मतलब कौन लगाया, किस पर लगा, अगर तुम ये पहचान ले तो तुमको बहुत खास दिक्कत नहीं आएगी लॉज ऑफ मोशन में या पूरे फिजिक्स में। कौन किस पर, तो F21 किस पर फोर्स है, किस पर फोर्स है, Q2 पर। कौन लगाया, Q1। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको लिखूंगा मैं ऐसे, F21 जिस पर लग रहा होगा वह पहले होगा, जो लगा रहा होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ऐसे लिखने का एक तरीका है, इसको ध्यान रखना। F21 फोर्स ऑन टू बाई 1, पूरे कुलॉम्स लॉ में इसी चीज़ इससे लिखेंगे हम लोग, कन्फ्यूज़न नहीं हो। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 को लिखेंगे F21। तो कुलॉम्स लॉ ऐसे कहते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस है बेटा कितना इनका, r², बीच का डिस्टेंस है, लिख दिया मैंने। अब डायरेक्शन देना है। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव मानूं, Q1b प्लस Q2b प्लस, तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? सर कहोगे रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, भगाएगा, धक्का देगा, जो कहो, जो ऐसा समझो। तो Q1 Q2 को फोर्स इधर लगाएगा, लाइन के लॉन्ग होगा, मैंने पहले बताया था, लाइन के लॉन्ग होगा और रिपल्सिव। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज 2/1, F21। तो F21 का डायरेक्शन ऐसी, अगर रिपल्सिव है तो, है ना, F21 का डायरेक्शन ऐसी होगा। और F21 का डायरेक्शन तो R21 के जैसा ही निकला, Q1 से Q2 की तरफ। देख लो F21 का डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2, तो Q1 से Q2 जो वेक्टर है उसको रख दो, बन जाएगा वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बैठा दूँ, इनफैक्ट यूनिट वेक्टर बैठा दूँ, R21 बैठा दूँ, जिसका मिल जाएगा तुमको डायरेक्शन R21 का, बस यही तुम्हारा वेक्टर फॉर्म मिल गया। और R21 कैसे निकाले हम लोग, वेयर R21 इज वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई इट्स मॉड। R21 कैप कैसे निकालेंगे, R21 में उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। अब तुमको सर वेक्टर R21 कैसे निकालेंगे, तो अभी पीछे पढ़ो, वेक्टर R21 कैसे निकाला, R2 माइनस R1। तो अगर ये दो पता होगा तो ये वेक्टर निकल जाएगा, ये वेक्टर निकल जाएगा, तो ये वेक्टर निकल जाएगा, हमारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। भाई हमको R1 R2 ही पता होगा, Q1 की पोजीशन पता होगी, Q2 की पोजीशन पता होगी सिर्फ, और फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो कैसे पता करेंगे, अभी मैंने बताया था पीछे, अगर R1 R2 पता होगा तो ये वेक्टर निकल जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, याद करो, R2 माइनस R1 आया था, अभी निकाला था पीछे मैंने, कोई भूल गया हो तो लिख दे रहा हूँ मैं, R21 वाज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 था, याद आ रहा है। हमको ये दो वेक्टर ही दिए जाएंगे, तो मैं ये वेक्टर निकाल लिया, R21 निकाल लिया, तो मैं इस प्रक्रिया से उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया, रख दिया, बन गया फोर्स, हमारे वेक्टर फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और ये भी R भी निकाल चुके हम लोग। इस वेक्टर का जो मॉड है, इस वेक्टर का जो मॉड है R21 का, इस वेक्टर का जो मॉड है वही तो R है। तो जब तुमको ये वेक्टर मिल गया तो उसका मॉड भी मिल गया, बीच का डिस्टेंस भी मिल गया। तो इन दोनों की वैल्यू पता होगी, Q1 Q2 पोजीशन, सब कुछ निकाल के तुम्हारे सामने रख देंगे, सब कुछ कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और बात क्लियर हो। अभी इससे लिखने का तरीका समझो। सिमिलरली अगर मैं तुमसे लिखना चाहूँ, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 बाई द चार्ज Q2। अब मैं फोर्स निकाल रहा हूँ किससे बेटा, Q1 पे बाई Q2। Q1 पे कौन लगा रहा है, Q2, किस पर लग रहा है, Q1 बाई Q2 ऑन Q1, बाई Q2 ऑन Q1, Q1 पे लग रहा है Q2 के द्वारा। लिखते हैं इसको, पहले इसको लिखेंगे ऐसे, F12 जिस पर लग रहा होगा वो पहले, जो लगा रहा होगा वो बाद में। तो किस पर लग रहा है, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2, और ये भी तो इसको रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो 2 भी 1 को भेजेगा। जाओ लाइन के अलॉन्ग, तो लाइन के अलॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा बेटा F12 का डायरेक्शन, ठीक है, और ये था तुम्हारा F21 का, और ये है तुम्हारा बेटा
F12 का फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और रिपल्सिव होगा तो मैंने, और लाइन के लॉन्ग होगा तो लाइन के लॉन्ग रिपल्सिव मैंने दिखा दिया, क्योंकि मैं ये मान के चलाऊँ कि दोनों चार्ज पॉजिटिव मान के चलाऊँ। क्या होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये F12 देखो इस डायरेक्शन में है जिधर R12 भी है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसके हेल्प से लिख सकते हैं। आई विल राइट R12 कैप, कैप लगा तो डायरेक्शन मिल गया उसको। वेयर R12 कैप इज, वेयर R12 कैप इज R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मॉड। मिल गया हमको R12 यूनिट कैप, ये मिल गया यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हमने इस फोर्स को भी डायरेक्शन दे दिया। तो ये मैं दोनों फोर्स को, जो Q1 ने Q2 पर लगाया और जो Q2 ने Q1 पर लगाया, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये फॉर्मूला वो फिगर जस्टिफाई कर रहा है, दोनों अच्छे से देख लो, वेक्टर फॉर्म यही है। अब लेकिन तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे सर एक बात बताइए, आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है दोनों को प्लस मान के लिखा है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, लिखा है, मैंने पहले बोल भी दिया था। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? तब डायरेक्शन बदलेगा तो कैसे काम करेगा आपका? आप तो एक ही कंडीशन का फॉर्मूला लिख करके बैठ गए हैं, दूसरे कंडीशन का लिखिए, प्लस माइनस का भी लिखिए, माइनस का भी लिखिए, प्लस प्लस का लिख के बैठ गए हैं आप तो खाली। ऐसा नहीं है बेटा, ये जो प्लस प्लस का फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने लिया है प्लस प्लस, ये हर कंडीशन में अप्लाइड हो जाएगा, चाहे चार्जेस माइनस माइनस हो, चाहे चार्जेस प्लस माइनस हो। कैसे देखना चाहोगे और देख लो। हाँ बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं Q1 Q2, यहाँ पर Q1 Q2 बेटा साइन के साथ रखना है, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। याद रखना वेक्टर फॉर्म जब भी लिखोगे चार्ज के प्रॉपर साइन के साथ रखना है। यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 विथ देयर प्रॉपर साइन। ठीक है, देखो उससे फ़ायदा क्या होगा। अगर दोनों प्लस हैं तो हो तो गया प्लस का। अब अगर दोनों माइनस होंगे तो क्या होगा? तब भी रिपेल करेंगे, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, तब भी डायरेक्शन यही बनेगा। देखते हैं वहाँ से आता है कि नहीं। तो मैं जब Q1 Q2 को नेगेटिव रखूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हो जाएगा तब भी तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। F21 का डायरेक्शन R21 के कैप के डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव होगा, मिल जाएगा। अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, अगर एक प्लस हो एक माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेटा क्या आएगा? माइनस। एंड योर F21 विल बी माइनस समथिंग R21, ऐसा आएगा, कुछ वैल्यू आएगी और इनका प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि F21 का डायरेक्शन R21 का अपोजिट होगा, और R21 इधर है तो R21 का अपोजिट इधर हो जाएगा, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगा। अगर R21 इधर है तो माइनस R21 किधर होगा बेटा? इधर होगा ना। यानी F21 का डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर है, जो समझ जाओगे कि वो अट्रैक्टिव है। फिर से बात हम लोग समझ नहीं है तो अगर चार्जेस को मैं प्लस माइनस रखूं तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। और जैसे ये माइनस आ जाएगा मतलब F12 का डायरेक्शन R12 का अपोजिट है। अगर R12 इधर जा रहा है तो माइनस R12 किधर आएगा? इधर जाएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स हो गया अपने आप। तो अगर ये दोनों प्लस माइनस भी होंगे तो ये दोनों फोर्स, अगर ये प्लस माइनस होगा ना तो अपने आप ये फोर्स पलट करके इधर हो जाएगा, ये फोर्स पलट करके इधर हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने आप। द फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, इट इज़ सो रिटन। ये ऐसे लिखा है कि अपना ध्यान खुद रखेगा। बट Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ रखना, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, प्लस माइनस तो प्लस माइनस। ठीक है, अपने आप वो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स मैनेज कर लेगा और डायरेक्शन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बट ये चीज़ लिखने का तरीका तुम्हारा सही होना चाहिए, वेक्टर्स को लिखने का तरीका सही होना चाहिए, चार्ज को साइन के साथ तुमको रखना है। ठीक है,
तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है जो बहुत आसान है मेरे ख्याल से। जैसा बहुत लोगों को लगता है बहुत कठिन है, वेक्टर है कैसे हो गया, बहुत सिंपल सी बात है ये। अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से शांति से एक बार दो बार देखोगे तो कभी नहीं भूलेगा कि भाई वेक्टर फॉर्म को लिखना कैसे है। इट इज़ सो सिंपल, बट मेथड को, प्रोसीजर को, कॉन्सेप्ट को तुमको मेमोराइज करके चलना है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया से चलो। तो आज मैं स्टॉप करता हूँ। कूलॉम्स लॉ में आज का मेरा बस यही एजेंडा था कि आज तुम लोग को मैं कूलॉम्स लॉ हल्का फुल्का बताऊंगा। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म कहाँ से आया, कैसे इसको लिखते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। मैं बस आज का यही सोच था कि आज तुमको मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा। अब अगले चैप्टर्स में हम लोग आएंगे, अगले क्लासेस में आएंगे तो कूलॉम्स लॉ में हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं न्यूमेरिकल को लास्ट के लिए नहीं रखता। मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल कराता रहता हूँ। थ्योरी अलग चलती रहती है, न्यूमेरिकल अलग चलता रहता है। हमारा पढ़ाने का तरीका ये होता है। मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, फिर तुमसे कहूँ चलो अब फॉर्मूला याद करो, चलो अब आते हैं सवालों पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फॉर्मूला पढ़ लिए, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए, अगला टॉपिक, अगला थ्योरी चल रहा है एक तरफ, बाकी पिछले टॉपिक का न्यूमेरिकल चल रहा है एक तरफ, है ना। तो मैं इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होगा थ्योरी वो तो पढ़ेंगे, बट मैं न्यूमेरिकल इसका शुरू कर दूंगा, है ना। बहुत बेसिक से शुरू करूंगा और जहाँ तक हम लोगों को जाना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक मैं तुमको पहुँचा के रहूँगा। तो ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ। होपफुली तुम लोग को बातें समझ में आई होंगी, तुम लोग को बातें पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और बातों के साथ। ठीक है, थैंक यू।